बच्चों, सबसे पहले गोकुल सिंह स्मारक महाविद्यालय सोनावा प्रतापगढ़ की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का, आप सभी छात्र छात्राओं का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज की मेरी जो ऑनलाइन की क्लास है वो है डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर। और फोर्थ सेमेस्टर का जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, वो है बच्चों शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। बच्चों, मैं आपको बता दूं, इसी सब्जेक्ट के अंतर्गत आज की मेरी जो टॉपिक है, आज का मेरा जो ऑनलाइन क्लास का जो प्रकरण है वो है बच्चों विद्यालय प्रबंधन की प्रक्रिया। आप देख रहे होंगे, आप सभी के सामने लिखा हुआ है प्रोसेस ऑफ स्कूल मैनेजमेंट, विद्यालय प्रबंधन की प्रक्रिया। आइए इसी प्रकरण में आज हम आपको लिए चलते हैं आज की ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, मैं आपको बता दूं, विद्यालय प्रबंधन एक प्रक्रिया है और ये प्रोसेस, ये विद्यालय प्रबंधन की प्रक्रिया को कुशल प्रबंधक ही संचालित कर सकता है। जो पारंगत होगा वही विद्यालय का प्रबंधक होगा, जो अच्छे से योग्य होगा, जिनके अंदर समानता का व्यवहार होगा, वही स्कूल अपना चला सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, विद्यालय प्रबंधन एक प्रक्रिया है और इसी विद्यालय प्रबंधन प्रक्रिया को एक कुशल प्रबंधक ही संचालित कर सकता है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की क्रियाएं शामिल हैं। इसमें बहुत सारी प्रकार की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं और इन्हीं क्रियाओं को, बच्चों मैं आपको बता दूं, इन्हीं सभी जो करने वाली जो क्रियाएं हैं, इन्हीं क्रियाओं को विभिन्न वर्गों में रखा जा सकता है। यानी मैं आपको बता दूं बच्चों, इन वर्गों को एक तत्वों की संज्ञा दी जाती है, वर्ग को एक तत्व भी कहते हैं। और मैं आपको बता दूं, इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि विद्यालय प्रबंध के निम्नलिखित तत्व हैं, घटक हैं। कौन कौन से हैं आपके सामने देख रहे होंगे, आप सभी अपने सामने लिखा होगा। इसका पहला पॉइंट है योजना, प्लानिंग। दूसरा है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा है बजट। चौथे में है स्टाफ की नियुक्ति। पांचवें में है रिकॉर्ड और रिपोर्ट। छठे में है तालमेल। सातवें में है कंट्रोल, नियंत्रण। आठवें में है इंस्ट्रक्शन, दिशा निर्देशन। नवे में है इवेल्युएशन, मूल्यांकन। और उसके बाद है मेरा लास्ट जो हेडिंग है वो है विद्यालय में प्रबंधन प्रक्रिया का महत्व। आइए सबसे पहले मैं शुरू करने जा रहा हूं विद्यालय प्रबंधन की प्रक्रिया। विद्यालय प्रबंधन की प्रक्रिया के बहुत सारे तत्व हैं। फर्स्ट में है, पहले पॉइंट पर हम चलते हैं बच्चों, प्लानिंग। मैं आपको बता दूं बच्चों, एक योजना के अनुसार एक कुशल जो प्रबंधक होता है वो कुशल प्रशासन की धुरी योजना है। यानी कुशल प्रशासन का केंद्र बिंदु एक प्लानिंग होती है। इसी प्लानिंग के तहत वो अपने प्लानिंग के ही, अपने योजना बनाई गई योजना के ही अनुसार आगे चलता है। जब किसी को भी किसी कार्य की योजना बनाई जाती है, जब कोई भी काम करना होता है उसकी पहले योजना बनाते हैं और उन्हीं सारी विभिन्न योजनाओं को उसी के अंतर्गत शुरू से लेकर के, यानी प्रारंभ से लेकर के अंत तक जितने भी कार्य किए जाते हैं उनकी विस्तार पूर्वक एक रूपरेखा, एक प्रोस्पेक्टस तैयार कर ली जाती है। और मैं आपको बता दूं बच्चों, एक नियोजक जो होता है ना, नियोजक मतलब जानते हैं आप, जो योजना बनाता है। एक नियोजक जो योजना बनाता है उसमें धैर्य, पेशेंस, अनुभव, एक्सपीरियंस, हिम्मत, पावर, शक्ति जिसको बोलते हैं ताकत, तथा साहस, बहादुर होना चाहिए।
और इन सभी का होना भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मैं आपको बता दूं बच्चों, योजना एक संपूर्ण बौद्धिक क्रिया है। याद रखिएगा, प्लानिंग जो होती है ना, वो एक बौद्धिक क्रिया होती है, और इसी बिना ज्ञान तथा अंतर्दृष्टि के कोई भी नियोजक, भाई बिना ज्ञान और बिना अंतर्दृष्टि के कोई भी नियोजक उच्च श्रेणी की योजना नहीं बना सकता है। अगर आपको उच्च हाई लेवल की प्लानिंग बनाना है ना, तो उसके साथ अच्छे अच्छे लोगों को आपको अपने गुट में शामिल करना होगा। और मैं आपको बता दूं बच्चों, योजना बनाना भी अपने आप में एक प्रगतिशील प्रोसेस है, एक लगातार प्रक्रिया है, एक निरंतर प्रक्रिया है। और इसी प्रगतिशील प्रक्रिया में, जिसमें वर्तमान, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जिसमें वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखते हुए पास्ट जो बीता हुआ है, भूतकाल के सभी अनुभव तथा इंस्ट्रक्शन यानी निर्देशों से लाभ लेना चाहिए, क्योंकि श्रेयस्कर होना पड़ता है, सर्वश्रेष्ठ रहना पड़ता है। योजना बनाते समय कुछ न कुछ बातें हैं, जो इन बातों को विभिन्न तरीके से ध्यान दिया जा सकता है। और बच्चों वो बातें हैं, मैं आपको बता रहा हूं। बच्चों मैं आप सभी को एक बात बता दूं, योजना बनाते समय भी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान देनी पड़ती है। जैसे पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, प्लानिंग करते समय क्या ध्यान देना चाहिए। जैसे नियोजक के समय योजना का लक्ष्य पूर्ण रूप से स्पष्ट होना चाहिए, उसका लक्ष्य क्या एकदम क्लियर होना चाहिए। दूसरा, एक बार उद्देश्यों को निर्धारित करने के बाद, एक बार जो उद्देश्य आपने निर्धारित कर दिया, उन उद्देश्यों को निर्धारित करने के बाद उनको ज्ञान प्राप्त करने के लिए कार्यों के रूपरेखा को विस्तृत सूची तैयार कर लेनी चाहिए। तीसरा, सभी कार्य किन किन विधियों में, कौन सी प्रणाली में, कौन सी टेक्निक द्वारा संपन्न किए जा रहे हैं, वह भी निश्चित कर लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, योजना के क्रियान्वयन हेतु, एक प्लानिंग के तहत आपके द्वारा बनाई गई योजना के क्रियान्वयन के तहत, वो क्रियान्वयन हेतु सहायक सामग्री का चयन तथा उनका वर्गीकरण करना अत्यंत आवश्यक होता है। वो है बच्चों प्लानिंग। सेकंड है संगठन। आइए, ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको बच्चों ये भी मैं बता दूं कि बच्चों एक ऑर्गेनाइजर जो संगठन करता है, ऑर्गेनाइजेशन में भी मैं आपको एक बात बता दूं कि एक बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत ही अच्छे हैं, जिनका नाम है जे.बी. सीयर्स। आपने नाम सुना होगा। जे.बी. सीयर्स महोदय ने ये कहा है कि संगठन कार्य करने की एक मशीन है। ये जो संगठन है ना, वो काम करने की एक मशीन है। ये कहा था जे.बी. सीयर्स ने। संगठन एक काम करने वाली मशीन है, जिसका निर्माण व्यक्तियों, वस्तुओं, विद्यार्थियों, विचारों, धारणाओं, प्रतीकों और स्वरूपों, नियमों और सिद्धांतों के द्वारा इतनी सारी चीजें मिलती हैं, तभी इन सभी के मिलकर के द्वारा, इन सबके संयोग से संगठन बनता है। मशीन का, मैं आपको बता दूं, मशीन स्वतः रूप में कार्य कर सकती है, या इसका संचालन मानवीय निर्णय एवं इच्छा के द्वारा किया जाता है। उपर्युक्त परिभाषा के आधार पर हम ये चीज कह सकते हैं, प्रोफेसर जे.बी. सीयर्स के द्वारा कही हुई बातों में हम ये जरूर कह सकते हैं कि विद्यालय के उचित वातावरण, याद रखिएगा, विद्यालय के उचित वातावरण के लिए पर्याप्त सामग्री को व्यवस्थित रूप से संगठित करना अत्यंत आवश्यक होता है, और संगठन प्रशासन का महत्वपूर्ण तत्व है।
ठीक है बच्चों, मैं आपको बता दूं संगठन से संबंधित दो प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, मतलब नंबर 1 मानवीय और नंबर 2 भौतिक। भैया मैं आपको बता दूं मानवीय संगठन के अंतर्गत शिक्षक, छात्र, कक्षाएं, समितियां एवं अन्य कर्मचारी वर्ग आते हैं, और भौतिक संसाधनों के अंतर्गत विद्यालय की इमारत, फर्नीचर यानी विद्यालय भवन, फर्नीचर, पुस्तकालय एवं अन्य सामग्रियां आती हैं। नेक्स्ट पर आपको लिए चलते हैं बजट। ध्यान दीजिएगा बच्चों, आइए नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक है वो तीसरा है बजट। बच्चों इसी क्रम में मेरा तीसरा पॉइंट है, आप देख रहे होंगे आपके सामने लिखा हुआ है बजट। मैं बच्चों आपको एक बात बता दूं कि आधुनिक विज्ञान तथा तकनीकी के युग में विद्यालयों के लिए एक अत्याधुनिक शिक्षण विधियों को अपनाना भी एक अति आवश्यक है, क्योंकि ऐसा ना करने से आधुनिक सुविधाओं मैं आपको बता दूं जब इस तरीके से हम नहीं काम करेंगे ना, तो उस संस्था के विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों से प्रत्येक क्षेत्र में पीछे हो जाते हैं। और मैं आपको बता दूं हर चीज़ों को, हर सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए बच्चों विद्यालय को आर्थिक पक्ष पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी। और बच्चों मैं आपको बता दूं विद्यालय पक्ष पर विशेष ध्यान देना पड़ता है, और ध्यान इसलिए देना पड़ता है क्योंकि ऐसे में विद्यालय की जो सुविधा है ना, उन सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए विद्यालय के मुखिया पर एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व बन जाता है, और ये आय प्राप्ति के लिए एक नवीन साधन है, और जो एकत्रित करें, नए नए साधनों का इस्तेमाल करें और सभी प्रकार के अपव्ययों को पूर्ण रूप से अंकुश लगाएं। यदि बजट, यदि याद रखिएगा, यदि आपका बजट अच्छा होगा तो संस्था को भी ठीक प्रकार से कार्य करते हुए उन्नति के पथ पर लगातार अग्रसर रहेंगे। नेक्स्ट है बच्चों स्टाफ की नियुक्ति। मैं आपको बता दूं बच्चों विद्यालय संस्था के महत्वपूर्ण अंग संस्था का स्टाफ एवं विद्यार्थी होता है। संस्था मुख्य रूप से इन्हीं दोनों पर आधारित होती है, उसके कर्मचारी पर, उसके स्टाफ पर और स्टूडेंट पर, विद्यार्थियों पर। और आवश्यकता के अनुसार मैं आपको बता दूं संस्था के मुखिया का ये उत्तरदायित्व तो होता है कि वह अपनी संस्था के लिए एक अच्छे, याद रखिएगा, एक अच्छे एवं योग्य स्टाफ का चयन करे, योग्य कर्मचारी, टैलेंटेड कर्मचारियों की वो नियुक्ति करे, और विभिन्न कार्यों का विभाजन उसकी कार्य क्षमता तथा योग्यता के अनुसार करे, जिससे वे अपने कार्यों को भली भांति पूरा कर सकें। नेक्स्ट पांचवा है रिकॉर्ड और रिपोर्ट। मैं आपको ये भी बच्चों बता दूं कि विद्यालय संस्थान विभिन्न कार्यों को क्रियान्वित करने का स्थान होता है। याद रखिएगा आप सभी, विद्यालय का जो स्टाफ, जो रिकॉर्ड होता है ना, मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिएगा, विद्यालय संस्थान विभिन्न कार्यों को क्रियान्वित करने का एक स्थल होता है, और एक व्यक्ति इन सब कार्यों का लेखा जोखा ना ही तैयार कर सकता है, केवल एक अकेला इंसान ना ही पूरे विद्यालय का लेखा जोखा तैयार कर सकता है, और ना ही उसे अपने पास संभाल करके रख सकता है। संस्था के मुखिया का ये कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व होता है कि वह इन सब कार्यों का एक रजिस्टर बनाए तथा उसमें प्रतिदिन के कार्यों का रिकॉर्ड रखे और उसकी गंभीरता से जांच करे, और वर्ष की सालाना में लास्ट ईयर में वर्ष की समाप्ति पर उसे इन कार्यों की रिपोर्ट भी देनी होती है। इसलिए रिपोर्ट संबंधी जो बजट है ना, रिपोर्ट संबंधी जो खाका है, वो खाका दिए जाने पर उसे इन कार्यों की भी रिपोर्ट देनी पड़ती है, और इसलिए रिपोर्ट संबंधी खाका
दे करके ये बात मुखिया को ध्यान में रखनी पड़ती है कि ये रिपोर्ट उसे उच्च अधिकारियों को भी सौंपनी है। आप तो रखेंगे ही, उससे आपके ऊपर भी जितने अधिकारी हैं आपको उनको भी एक फाइल देनी पड़ती है, एक रिपोर्ट देनी पड़ती है, एक रिकॉर्ड उनके पास भी होना चाहिए। ठीक है, ये बात मुखिया को ध्यान में रखा जाता है। इसलिए ये पूर्ण रूप से गुप्त होनी चाहिए। आपका नाम, किसी का नाम उजागर नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी की उपलब्धि, जो विद्यार्थियों की उपलब्धि है, उन विद्यार्थियों की उपलब्धि, दंड तथा पुरस्कार आदि का भी रिकॉर्ड बनाए रखना पड़ता है। और उसकी रिपोर्ट एक आपके पास रहनी चाहिए, एक आपसे ऊपर के अधिकारी के पास होना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों तालमेल, कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट है बच्चों छठा है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में तालमेल होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। यानी साधारण शब्दों में तालमेल से अभिप्राय होता है कि संगठन से संबंधित सभी तत्वों में पारस्परिक संबंध स्थापित करने से है। यदि इन तालमेल को ठीक तरीके से नहीं प्रयोग हो सकता है, अगर आपसी सामंजस्य नहीं है, तो किसी के साथ आप विचार विमर्श नहीं कर सकते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि अगर हमें अच्छे से अच्छा काम करना है तो एक संस्था से उसके कर्मचारियों के द्वारा बच्चों के साथ अच्छे से अच्छा तालमेल बनाए रखना चाहिए, सामंजस्य बनाए रखना चाहिए, जिससे शैक्षणिक कार्य और शिक्षण कार्य बड़े आसानी के साथ आदान प्रदान हो सके। नेक्स्ट है बच्चों नियंत्रण, कंट्रोल। मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, मैं आपको बता दूं कि संपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया का जो निरीक्षण होता है वो निरीक्षण नियंत्रण कहलाता है, कंट्रोल कहलाता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि विद्यालय के संपूर्ण ताने बाने, पाठ्य पुस्तकों का चयन, समय सारणी, टाइम टेबल, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, अर्थव्यवस्था तथा बजट आदि सभी के नियंत्रण की अति आवश्यकता है। सभी चीजों की नियंत्रण होना चाहिए। नियंत्रण ही एक ऐसा माध्यम है, याद रखिएगा बच्चों, नियंत्रण, कंट्रोलिंग एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा किसी कार्य के परिणामों का मूल्यांकन किया जा सकता है। और नियंत्रण प्रगति को सुनिश्चित करता है। नियंत्रण जो है, कंट्रोलिंग जो है, वो प्रगति को सुनिश्चित करता है तथा भावी योजनाओं को क्रियान्वयन को आधार प्रदान करता है। नेक्स्ट है बच्चों दिशा निर्देशन, यानी गाइडेंस। मैं आपको लेकर के चल रहा हूं। सफल नेतृत्व तथा दिशा निर्देशन के अभाव में कोई भी संपूर्ण योजना तथा संगठन मार्ग से जब भटक जाते हैं ना, तो उसको उचित वातावरण पर लाने के लिए एक सफलतम सामंजस्य की जरूरत होती है, एक सही परामर्श की जरूरत होती है, एक सही रास्ता बताने वाले की जरूरत होती है, सही राय देने वालों की जरूरत होती है। हमारा क्या गाइडेंस, किसने मुझे क्या सलाह दिया है, क्या पथ प्रदर्शक बनकर के क्या भूमिका निभाई है, उसके निर्णय लेना, उसके निर्णय की विचारों को आदान प्रदान करना और उसके द्वारा दिए गए राय को हमारे में अमल करना और उसी के अनुसार सही रास्ते पर चलना ही दिशा निर्देशन होता है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि संचालन एक साधारण प्रक्रिया है, ना होकर के एक जटिल प्रक्रिया है, जिसके लिए एक मैनेजर, एक प्रबंधक में सूझबूझ, दूरदर्शिता, योग्यता, ज्ञान, विवेक आदि गुणों का होना अति आवश्यक होता है। एक कुशल प्रबंधक को स्वयं को संस्था का अनिवार्य अंग मानते हुए अपने साथियों के परामर्श से ही किसी विषय पर अंतिम निर्णय लेना चाहिए और उसे अपने विचारों को इस प्रकार से प्रस्तुत करना चाहिए कि वे दूसरों
को स्वयं के ही विचार लगे न कि उसके द्वारा जारी किया गया यह एक फरमान यानी आदेश है। यदि संस्था का संचालक, याद रखिएगा, यदि संस्था का कोई भी संचालक अपने उत्तम पारस्परिक संबंध स्थापित करता है तो ये सफल संचालक कहलाता है। नेक्स्ट है बच्चों, लास्ट है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। विद्यालय प्रबंध प्रक्रिया का मूल्यांकन एक अति महत्वपूर्ण तत्व है। किसी भी कार्य को तब तक पूर्ण नहीं माना जा सकता है जब तक वह उसके परिणामों का मूल्यांकन उचित प्रकार से ना कर लिया गया हो। मूल्यांकन के ही द्वारा इस बात का ये पता चलता है कि हमने अपने उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया है और तथा साथ ही साथ उस कार्य के दोषों को, उस कार्य के अवगुण का भी, दोषों का भी ज्ञान हो जाता है जिसमें हमें कार्य में पूर्ण सफलता नहीं प्राप्त हो जाती है। ठीक है, जिस कार्य में हमें सफलता नहीं प्राप्त हो रही है उसके अवगुण, उसकी कमियों को, उसके दोषों के बारे में हमको पता चल जाता है कि हम कितने पानी में हैं, हमारे असफल होने का क्या कारण है। ठीक है, और इसलिए विद्यालय प्रबंधन के कार्यों में निरंतर सफलता के लिए प्रगति होती रहनी चाहिए। नेक्स्ट है विद्यालय में प्रबंधन प्रक्रिया का महत्व। आइए हम आपको बच्चों लिए चलते हैं। सबसे पहली बात कि विद्यालय में मैं आपको यह भी बता दूं कि बच्चों विद्यालय में प्रबंधन प्रक्रिया के महत्व को निम्नलिखित रूप से समझा जाता है, जिसका पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। विद्यालय प्रबंधन के द्वारा विद्यालय के लिए उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट, विद्यालय प्रबंधन के द्वारा बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न प्रकार की नई नई योजनाओं का निर्माण किया जाता है। तीसरा पॉइंट, इसी में विद्यालय के समस्त कर्मचारियों के उत्तरदायित्वों का बंटवारा बड़ी ही कुशलता व सूझबूझ के साथ किया जाता है जिससे शैक्षिक उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट, विद्यालय प्रबंधन में छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न प्रकार की पाठ्य सामग्रिक योजनाओं को संचालित किया जाता है जिससे छात्रों का शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। नेक्स्ट, संपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए योग्यता के आधार पर ही